नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें, वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर सामने आई है उन्नाव से। उन्नाव में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। यहाँ पर 5 सेकंड में बाइक सवार की जिंदगी खत्म होती हुई दिखाई दी। यहाँ अनियंत्रित होकर बस एलईडी पोल से टकराई और हादसे में बाइक सवार रोडवेज की चपेट में आ गया। ये तस्वीर देखिए, महज 5 सेकंड में जिंदगी खत्म हो गई। एलईडी पोल से टकराता है और उसके बाद रोडवेज की चपेट में आ गया। एक्सीडेंट की ये हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, जिसे इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। महज 5 सेकंड में जिंदगी खत्म हो गई। उन्नाव से ये तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद हैरान करने वाली, डराने वाली और साथ ही साथ सतर्क करने वाली भी तस्वीर कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बेहद ही सतर्कता के साथ आप ड्राइव करें। और ये देखिए, बाइक सवार जो कि रोडवेज की चपेट में आता है, महज 5 सेकंड में जिंदगी खत्म हो जाती है। अनियंत्रित बस और उस बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। और अब बात मैनपुरी की, जहां यात्रियों से भरी प्राइवेट बस पलट गई। इस हादसे में 30 से 40 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया। तो यात्रियों से भरी बस पलटी और हादसे में 30 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पलट गई। 30 से 40 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। कईयों की हालत बेहद गंभीर है। सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालांकि ये बस कैसे पलटी, लापरवाही किसकी थी, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस पलटी। और चलिए अब आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। तबादला आदेश ना मानने का मामला है। आदेश ना मानने पर 4 डिप्टी कलेक्टर्स को जवाब तलब किया गया है। शासन ने 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है सभी से। 4 सितंबर को शासन ने किए थे 84 अफसरों के तबादले और इसी मामले में बात ना मानने पर अब जवाब तलब किया गया है। शासन ने 3 दिनों के भीतर इनसे जवाब मांगा है। 3 दिन का समय दिया गया है सभी को। 84 अफसरों के तबादले 4 सितंबर को किए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है। ऐसे में उसे इन्हीं को अपना चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए, यानी कि बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बनाना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा को अपना चुनाव चिन्ह AK-47 रखना चाहिए। वहीं आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह LMG रखना चाहिए। कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह LMG लाइट मशीन गन होना चाहिए।
उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान कहा। इसके बाद एआईएमआईएम उन पर हमलावर है। पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि राकेश टिकैत कितने बड़े सेकुलर हैं, ये एआईएमआईएम से बेहतर कोई नहीं जानता। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे। और चलिए अब आपको लखनऊ से बड़ी खबर बताएं। आज से बीजेपी महिला मोर्चा की हर जिले में कार्य समिति होगी और 22 सितंबर तक जिले में कार्य समिति होगी। 71 कोरोना योद्धा महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। तो 2022 को लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है और इसी कड़ी में 22 सितंबर तक हर जिले में कार्य समिति आयोजित की जाएगी। 71 कोरोना योद्धा महिलाओं को सम्मानित करने का भी प्लान बीजेपी का है। बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। आज से बीजेपी महिला मोर्चा की हर जिले में कार्य समिति होगी और 22 सितंबर तक हर जिले में कार्य समिति होगी। आपको बताएं कि 71 कोरोना योद्धा महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं यूपी से पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई और इसके बाद सुनवाई के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आतंकी जिशान और आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 14 दिन की अब पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जहां से इनसे कई राज उगलवाने की कोशिश होगी। इनके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। कैमरा अलर्ट, कैमरा कैमरा कैमरा। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए लखनऊ के मोहम्मद आमिर जावेद पर आरोप है कि उसके बैंक खातों से कई संदिग्ध लेन देन हुए। इनमें ज्यादातर लेन देन 10 से 15 हजार रुपए के हैं। एटीएस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि जिन खातों में आमिर से ट्रांजैक्शन किया गया है वो किसके हैं और कहां के हैं। आमिर के परिवारजनों का कहना है कि ये कारोबार से संबंधित सामान्य लेन देन है। मोहम्मद आमिर के भाई का कहना है कि आमिर एक फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ खजूर का भी कारोबार करता था। हालांकि एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को आमिर के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं। पेश है विवेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। आमिर को एटीएस ने आतंकी गतिविधियों के शक में गिरफ्तार किया है और इस समय हम आमिर के घर पे हैं, जहां आमिर के दोनों भाई और उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरा मामला जानेंगे, आखिर क्या वजह थी, क्या बात हुई, कैसे आमिर को एटीएस ले गई है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? असलम जावेद बेग। जावेद साहब, ये बताइए, आपके बेटे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है जी, आपको क्या लगता है कि देखिए उन्होंने अचानक छापा मारा है सुबह। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जो है हमारे घर पे जो है छापा पड़ेगा या ऐसी कोई बात, क्योंकि हमारे बच्चे कोई इस तरह के है नहीं, कभी किसी इस तरह के काम में अपने काम से पढ़ाई की उसने, बड़े वाले ने, ये भी काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम अपना कुछ पॉकेट खर्च। बच्चे हैं आमिर के छोटे भाई? हाँ। क्या कह रहे थे एटीएस के जो लोग आए थे, वो क्या कह रहे थे कि आमिर को? मैंने पूछा कि आप किस बिना पे कैसे अंदर आए हैं, पहले हमको बताइए, आपके पास क्या कोई सर्च वारंट है वो बताइए, ऐसे नहीं आप ऐसे कैसे ले जाएंगे आप, हमने ये कहा, और ऐसे आप किसी घर में कैसे घुस गए। क्या कह के ले गए हैं आमिर को अपने साथ, और दोनों आपके बेटों को, तीनों को ले गए थे, क्या कह के ले गए थे? हमसे कुछ नहीं, हमारी बेटी ने कहा कि क्या बात है, हमने भी कहा था, तो बेटी को ही जवाब दिया कि अगर आपको हम बता देंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, तो ये कहा उन्होंने। हमारे साथ आमिर के दोनों भाई भी हैं, अब्दुल्ला हैं साथ में, ये छोटे भाई हैं आमिर के। हम इनसे जानेंगे कि क्या एटीएस जब ले गई तो क्या आप साथ में थे, क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे जो जब ले गई है तो हम साथ में ही थे। सबसे पहले उन्होंने हम ही को गाड़ी में बिठाला, फिर उसके बाद हमसे छोटे वाले भाई को बिठाला गाड़ी में,
फिर ले जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमसे जांच पूछ की है, पूछने लगे कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो हमने उनको बताया कि हम पार्ट टाइम में ज़ोमैटो में काम करते हैं। तो हमसे पूछताछ किया, कहने लगे कि अगर गलती नहीं होगी तो तुम लोगों को इज़्ज़त के साथ वापस छोड़ दिया जाएगा। वैसे वो उसके बाद कहने लगे कि पहले उन्होंने बताया कि 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में तुम लोगों को तीनों को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 बजे छोड़ देंगे। फिर कहने लगे 8 बजे तक रोक रहे हैं ताकि तुम्हारे भाई की भी पूछताछ हो जाए, उसके बाद तीनों को छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज़ वालों ने ऐसा दिखा दिया कि एकदम मतलब कि हम लोग हो ही गए, एकदम हम लोग टेररिस्ट हैं ही हैं, ऐसा दिखा दिया। उसके बाद ये हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा भाई दाऊद के साथ मिला हुआ है, दाऊद के भाई के साथ मिला हुआ है। ये सब हम लोग ने न्यूज़ पे देख के ये सब समझे। लेकिन हम लोग एकदम बेकसूर हैं। हम लोग थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वही खाते हैं, उसी तरह से रह रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों को कहाँ से कहाँ कनेक्शन हम लोग मिलाया जा रहा है। लेकिन ये तक ATS के कुछ ऑफिसर ने ये भी कहा कि कन्फ्यूज़न में तुम लोगों को ले आए। उसके बाद कन्फ्यूज़न के बाद वो एकदम कन्फर्म हो गया। अच्छा, आप भी आमिर के छोटे भाई हैं, जीशान से उसका संपर्क बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कोई रिलेशन नहीं सर, जीशान नाम का कोई आदमी से रिलेशन नहीं है, ना हमारे रिलेटिव में आते, रिश्तेदारी भी नहीं है, ना जानने वाले, ना जो लोग बता रहे हैं कि जो है आपकी बहन के हस्बैंड है वो हमारी बहन के हस्बैंड भी नहीं है, ना हम उन लोग को जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो जीशान जो है खजूर का कारोबार करता है और आमिर भी खजूर का काम कर रहा था साथ में। कोई भाई हमारे 4-5 महीनों से जो है खजूर का काम कर रहे थे, लेकिन जीशान नाम से रिलेटेड कोई नहीं था। उनका जो है खजूर आती थी दिल्ली से, खजूर से बॉक्स रखे हैं पीछे, सारे बॉक्स हैं यहाँ पे, खजूर आती थी। उनको ये काम उन्होंने शुरू किया था, वही खजूर पे जो खजूर लेते थे। असल में ये कन्फ्यूजन उन्होंने वहाँ में पता चली है ATS में जाके, उन्होंने बताया था कन्फ्यूजन ये है कि पैसे जो होते हैं भाई से मंगाते थे वो कोई बहुत बड़ी लिमिट नहीं, जितनी खजूर होती है 10,000 15,000 ऐसी लिमिट की खजूर, इतने पैसे वो जो बैंक अकाउंट बताते थे उसमें अक्सर तो उन्हीं का अकाउंट रहता था। कभी कदार जो इधर उधर अकाउंट में उन्होंने कराया तो वही वो कह रहे थे कि संपर्क में उनके आप आ गए, इसीलिए गलती से उठाए। वहीं संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सही समय पर संदिग्धों को दबोचा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये सबके सामने है। हर व्यक्ति को पता है कि किस हिसाब से इनका चरित्र है, किस प्रकार से इनका व्यवहार है। वहाँ पर आज जो दिल्ली में कल जो टेररिस्ट को पकड़ा गया है, ये हमारे पुलिस की कामयाबी है। उन्होंने सही समय के ऊपर इन लोगों को दबोचा है। इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बनकर लोक भवन में घुसने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी तरीके से घुसे पवन और अतहर फारूकी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर 5वें तल पर दोनों से गहन पूछताछ भी की और हजरतगंज पुलिस के हवाले इन दोनों को कर दिया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में जल शक्ति सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 150 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा मुक्ति करवा ली गई है। जल शक्ति सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया गया है और आने वाले दिनों में विभाग कई और जमीनों को भी खाली करवा सकता है, कब्जा मुक्त करवा सकता है। वहीं गाजियाबाद में सिंचाई विभाग की करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराने पर मंत्री महेंद्र सिंह ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि विभाग की कोई जमीन नहीं जाएगी, कोई भी जमीन छोड़ी भी नहीं जाएगी। इनका भी कोई गाड़ देता है, सगा भाई भी खूंटा गाड़ता है तो लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं और हमारे आपके डिपार्टमेंट की जमीन चली जाएगी और हम आप देखते रह जाएंगे। कोई जमीन नहीं जाएगी और जितनी गई है सब वापस आएगी। एक भी जमीन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार की जमीन, सरकार की संपत्ति हमारी आपकी संपत्ति है। जब तक हम आप हैं तब तक उसकी रखवाली करना, निगरानी करना और उस पर किसी प्रकार का कोई भी कब्जेदार आएगा तो उसको बैठने नहीं देंगे, करेंगे। बहुत दिन से ओखला में बहुत जमीन थी, विनोद ने पोस्टिंग हुई, अच्छा काम, अच्छा प्रयास, कोर्ट से लेकर के पुलिस तक दौड़ता रहे। हम लोगों ने भोर में 5 बजे रोहंगिया को बाहर किया, जमीन को खाली कराया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बुलडोजर चल चुका। चौथे की तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, चिंता मत करिए, बहुत बड़ा संदेश आपको मिलने वाला है। और अब खबर कानपुर से है, जहां दबंगों ने एक परिवार को बुरी तरीके से पीटा है। दरअसल बांस काटने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की और पीड़ित परिवार को दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया है। मारपीट के दौरान महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, चौबेपुर थाने के
कटंका पूर्वा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिलाओं को भी पीटा गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में फिर से विवादों में कबीर देव हॉस्पिटल आया है। मरीज के साथ आए तीमारदार से मारपीट की गई और एक्सीडेंट में घायल हुए मरीज के साथ तीमारदार पहुंचा था हॉस्पिटल के बाहर उसे धमकाते हुए अस्पताल के कर्मचारी भी दिखाई दिए। पुलिस ने एक्सीडेंट में घायल मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया था। पहले भी कई हंगामों को लेकर ये हॉस्पिटल विवादों में रह चुका है। ट्रांस यमुना कॉलोनी के सैयद चौराहे पर स्थित है कबीर देव हॉस्पिटल, जहां का ये मामला है। इससे पहले भी हंगामों को लेकर, मारपीट को लेकर ये हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा है। और अब बात नोएडा की है, जहां सेक्टर 33 के आरटीओ ऑफिस में हंगामा देखने को मिला। यहां जितेंद्र चौहान नाम के शख्स ने खुद को बजरंग दल का जिला संयोजक बताकर अधिकारियों के साथ अभद्रता की। जितेंद्र चौहान ने अधिकारियों को हाथ तोड़ने की धमकी तक दे डाली। आरटीओ ऑफिस की तरफ से सेक्टर 24 थाने में लिखित मामला दर्ज करवाया गया। मैं जब तक बैठा हूँ तब से मुझे कोई ना पता अंदर बैठा है क्या, किसके पास ताला है, किसके पास चाबी, मुझे तो मेरे पास तो जब से बैठा हूँ यहाँ तब से। अधिकारी वाला अच्छा नहीं दिखाओ, क्या करेंगे? अरे नहीं यार, जितेंद्र भाई, अरे इनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता यार। तोड़ के दिखाओ, तोड़ूंगा भी। अरे नहीं है, तोड़ के दिखाओ। और अब खबर बरेली से, जहां ऑफलाइन क्लासेस के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अभिभावकों ने डीएम से इस बात की शिकायत की है। निजी स्कूलों की शिकायत की गई है। अभिभावकों को कोरोना से डर लगने लगा है। दरअसल कोरोना की वजह से अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। बरेली में 11 लोग एक दिन में कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद से परिजन काफी डरे हुए हैं और अब डीएम से उन्होंने निजी स्कूलों की शिकायत की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया है। किसान जमीन में गड्ढे खोदकर जिंदा समाधि लेने के लिए बैठे हैं। इसे देखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। ये किसान लोनी में आवास विकास की ओर से किए गए जमीन अधिग्रहण का बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं और इसके लिए वो 5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यहां आवास विकास ने मंडोला विहार आवास योजना के तहत 6 गांव की करीब 270 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बाद से ही किसान मंडोला विहार आवास योजना के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों से हुए तमाम बातचीत का कोई हल नहीं निकला। ये तस्वीरें देखिए, एक अलग तरीका अब प्रदर्शन के लिए इन लोगों ने अख्तियार किया है। लगातार हम अपना प्रयास सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम पिछले 9-10 महीने से देख रहे हैं कि देश में जो किसान हैं, किसान कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनवाई कर रही है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा मुद्दा तो जो है वो है ही, वो हो सकता है बहुत छोटा सा क्षेत्रीय मुद्दा हो, हमारा कुछ लोगों का ही मुद्दा हो। हमारा ये सरकार से हमारी मांग है कि जो किसान कानून को लेकर जो इतनी अराजकता देश में फैल रही है, उसका भी समाधान हो और उसके साथ साथ हमारा भी समाधान हो। और अब बात एटा की, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। यहां जिला अस्पताल में डेंगू के पुरुष और महिला वार्ड में मच्छरदानी तक नहीं है। यहां ऐसा लग रहा है मानो बिना मच्छरदानी के डेंगू के मरीज भगवान भरोसे भर्ती हैं। हालांकि अपर जिला अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू वार्ड में मच्छरदानी लगाई गई है, लेकिन मौके पर हकीकत की पड़ताल करने पर डेंगू पुरुष और महिला वार्ड में एक भी मच्छरदानी लगी हुई नहीं दिखाई दी, जिसकी तस्वीर आप भी देख रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है, दावे कागजी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर सुविधाओं की कमी है। और चलिए इस बीच आपको फतेहपुर से बड़ी जानकारी दे। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 5 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने दोषी पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 28 अगस्त 2014 को दोषी ने नाबालिग के साथ छेड़खानी की थी। इस मामले में अब सजा दे दी गई है, 5 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही 7,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने दोषी पर लगाया है।
और जिले के धाता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2014 का मामला है जिस मामले में सजा दी गई। और अब बात संभल की। संभल में महिला से फोन पर अश्लील बातें करना युवक को भारी पड़ा। यहां महिला की शिकायत पर परिजन और ग्रामीणों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा और युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सदर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने मिलकर, परिजनों ने मिलकर युवक की पिटाई की। आरोप ये है कि ये युवती से अश्लील बातें करता था फोन पर, जिसकी शिकायत युवती ने अपने परिजनों से की। उसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई की। सरेआम ये पिटाई सरेराह की गई और सरेराह पिटाई का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।